वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोग आज क्लास में एम अरी कोडिंग पढ़ेंगे। आज के बाद सब लोग जो भी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है हमारा वो सब पे फोकस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था सिग्नल्स का। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एम अरी कोडिंग। ये एम अरी कोडिंग क्या है? एम डिनोट करता है एक नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। जैसे बाइनरी में हम लोग पढ़ते थे कि इफ़ वी हैव 3 बिट्स तो उस 3 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं वही उस नंबर को हम लोग कहते हैं एम। लाइक अगर मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर एन है, एक एम है। एम डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, एन डिनोट करेगा कितने नंबर हमारे पास वेरिएबल्स में हैं। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है तो एम 2 होगा। कैसे? तो एम का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 to the power एन। ये सब हम लोग डिजिटल में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार देख ले रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक इनपुट वेरिएबल है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 होगा, 2 power 1। इफ n equals to 2 then number of combination will be 2 power 2, that means 4। if number of input variable is 3 then combination will be 8 and likewise। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो कॉम्बिनेशन आता है that means 2 अरी कोडिंग, जिसको कि हम लोग क्या बाइनरी भी कहते हैं क्योंकि 2 को बाय कहते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बाइनरी कोडिंग, है ना। तो सिमिलर वे में अगर 4 है तो वो 4 अरी होगा, 8 है 8 अरी कोडिंग होगा। तो ये चीज़ होता है m इक्वल्स टू 2 power n। अब अगर कोई पूछेगा तो यहाँ से n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना होगा। तो अगर इस चीज़ में हम लोग लॉग लगाएंगे, लॉग लगाने पे क्या होगा, बोथ साइड लॉग लगाना होगा। लॉग 2m, लॉग बेस 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि हम लोग जनरली कम्युनिकेशन सिस्टम में या इंफॉर्मेशन थियोरी में लॉग बेस 2 ही लेते हैं। यहाँ पे log बेस 2 2 power n, तो ये क्या हो जाएगा log 2 पावर यहाँ आ जाता है। डेट मीन्स log 2 अगर सेम बेस रहता है तो वो 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, log 2m इक्वल्स टू n। ठीक है, तो अगर हमसे कोई m के टर्म में इक्वेशन मांगे तो भी हम बता सकते हैं m इक्वल्स टू 2 power n। अगर कोई n के रिस्पेक्ट में मांगे तो भी बता सकते हैं कि n इक्वल्स टू क्या होगा, 2 log 2m। लाइक अगर कोई बोले कि हमारे पास m 16 है, मतलब हमारे पास 16 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है, तो इनपुट वेरिएबल कितना होगा, कितने नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स होंगे जो कि हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन होंगे। तो वो क्या हो जाएगा, log 2 16। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 16 को 2 के पावर में लिखेंगे, log 2 2 पावर 16 में कितना होगा 4। ये हो जाएगा 4 log बेस 2, आंसर आ जाएगा 4। डेट मीन्स फॉर 16 कॉम्बिनेशन वी मस्ट हैव 4 इनपुट सिंबल्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं सिंबल ड्यूरेशन, बिट ड्यूरेशन पे। बिट ड्यूरेशन को हम लोग PB से डिनोट करते हैं, सिंबल ड्यूरेशन को PS से करते हैं। ठीक है, एक सिंबल में एक से ज़्यादा बिट हो सकते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक सिंबल में एक से ज़्यादा बिट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिंबल है जिसमें 3 बिट है, 0 1 0। ठीक है, तो बिट ड्यूरेशन मतलब एक बिट का ड्यूरेशन। दैट मीन्स कि ये जो ड्यूरेशन है वो है एक बिट TB, ये भी है TB, इधर है TB। और एक सिंबल मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बिट्स। तो ये जो मल्टीपल बिट्स है ये पूरा एक सिंबल है, दैट मीन्स ये हो गया मेरा TS। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या पता चल रहा है, TS क्या हो जाएगा 3 TB। मतलब एक सिंबल का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, 3 टाइम्स बिट ड्यूरेशन, क्योंकि मेरे पास 3 बिट है, हर बिट का ड्यूरेशन है TB। तो अगर पूरे एक सिंबल का ड्यूरेशन देखा जाए तो वो हो जाएगा 3 TB। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो सिमिलर वे में अगर हमारे पास 5 सिंबल है, अगर यहाँ पे 2 सिंबल और रहता तब क्या होता, TS इक्वल्स टू 5 TB। तो हम लोग क्या समझे, इफ वी हैव n नंबर ऑफ सिंबल्स, n नंबर ऑफ बिट्स इन वन सिंबल, तो TS क्या होगा NTB। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये चीज़ हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो ये बात था बिट ड्यूरेशन के टर्म्स में। हम लोग चाहें तो इसको रेट के टर्म्स में भी कर सकते हैं। रेट के टर्म्स में कैसे करेंगे, अभी हम लोग क्या फाइंड किए, TS इक्वल्स टू NTB, जहाँ की n क्या है
नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल। ठीक है, अभी सिंबल रेट और बिट रेट क्या होता है? सिंबल रेट को आर एस से डिनोट करेंगे, आर एस होता है सिंबल रेट, ये क्या हो जाएगा 1/TS। सिमिलर वे में आर बी होता है बिट रेट, इसको डिनोट कैसे करेंगे 1/TB। ठीक है, अब इस इक्वेशन से अगर इसको फॉलो करें तो क्या आ जाएगा 1/TS इक्वल्स टू 1/NTB। ठीक है, फिर इसको 1/TS क्या होता है आर एस सिंबल रेट, 1/TB क्या होता है आर बी और डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या आ गया, बिट रेट जो होता है एन इंटू आर एस। ये सब ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं, हम यहाँ पे फिर से रिवाइज करा रहे हैं। मतलब बिट रेट पर सेकेंड जो बिट्स आएंगे, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड कितना आएगा, आर एस सिंबल रेट जो है एक सेकेंड में कितना सिंबल आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय वो सिंबल कितने बिट्स को कंटेन कर रहा है। लाइक मेरे पास अगर अभी 5 बिट्स है, ठीक है 5 बिट्स है, मतलब n का वैल्यू क्या हो गया 5। अब अगर कोई हमको बोले कि एक सेकेंड में मेरे पास 2 सिंबल्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ये वाले 2 सिंबल एक सेकेंड में आ रहे हैं। रेट मीन्स क्या होता है नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ सिंबल्स पर सेकेंड। तो अगर कोई बोले कि मेरा जो सिंबल रेट है वो है 2, मतलब 2 सिंबल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2 सिंबल, तो बिट रेट क्या होगा। अब अगर एक सेकेंड में मेरे पास ऐसा 2 सिंबल आ रहा है तो एक सिंबल में है 5 बिट्स, तो 2 सिंबल में कितने होंगे टोटल 10 बिट्स, तो बिट रेट क्या हो जाएगा 10 बिट्स पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसलिए हम लोग ऐसे भी कर लिए कि हाँ एक सेकंड में 2 सिंबल्स है, एक में 5 है तो 2 में 10 होगा। अगर इसको फॉर्मूला वाइज देखें तो वो भी ओके होगा कि आर बी क्या हो जाएगा एन इंटू आर एस। एन है हमारा 5, आर एस मतलब सिंबल रेट हमारा क्या है 2, क्योंकि एक सेकेंड में हमें 2 सिंबल मिल रहा है, डेट मीन्स 10 बिट्स पर सेकेंड। तो ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंबल रेट बिट रेट ये सब में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया आर बी इक्वल्स टू एन इंटू आर एस। अब अभी हम लोग पढ़े थे एन क्या होता है, एन होता है log 2 m आर एस। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि बिट रेट क्या हो जाएगा log 2 m आर एस। आर एस अलग है, log 2 m अलग है। m क्या हो जाता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमारी कोडिंग है। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं यूनिट्स पे। हम लोग यूनिट्स में सिंबल जो होता है, सिंबल रेट को डिनोट करते हैं बॉड से, BAUD, और बिट रेट को डिनोट करते हैं, उसको तो हम लोग जानते ही हैं बिट्स, है ना। तो सिंबल रेट जहाँ एक से ज़्यादा बिट्स हैं उसको बॉड से करते हैं, ये साइंटिस्ट का एक नाम था बोडॉट, उसके नाम पे पढ़ा है, तो उसको बॉड से करते हैं। बिट रेट जो होता है उसको हम लोग नॉर्मल जो बिट्स पर सेकेंड होता है वही करते हैं। तो ट्रांसमिशन रेट ऑफ एम सिंबल, अगर मेरे पास एम सिंबल है उसका कोई पूछे कि ट्रांसमिशन रेट क्या होगा तो उसको हम बॉड के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 बॉड इक्वल्स टू क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है इसीलिए इसको ध्यान से समझना है। 1 बॉड हो जाएगा log 2 m बिट्स पर सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आया, तो अभी हम लोग यहाँ पे डिराइव किया ना आर बी इक्वल्स टू log 2 m आर एस। तो अगर इसको यूनिट्स में देखेंगे तो ये आएगा 1 बॉड BAUD, बॉड इक्वल्स टू log 2 m बिट्स पर सेकेंड। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स आता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हम लोगों को पढ़ना है, तो पहले तो ये समझना होगा कि डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है। एनालॉग मॉड्यूलेशन हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या था, एक एनालॉग मैसेज सिग्नल लेते थे और एक एनालॉग कैरियर सिग्नल लेते थे, है ना। उसमें फिर कैरियर के प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते थे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता था, या तो एम्पलीट्यूड या फिर फ्रीक्वेंसी, यही सब। यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं, कैरियर के ही चीज़ को चेंज करते हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है डिजिटल के केस में जो मेरा मैसेज सिग्नल होता है
वो होता है डिजिटल। कैरियर सिग्नल एनालॉग ही रहता है, लेकिन हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है वो डिजिटल होता है ना। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या है? इट इज स्विचिंग और कीइंग ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ एनालॉग कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू इनपुट डिजिटल वेवफॉर्म। ठीक है, तो अगर कोई, मान लेते हैं अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या करना है, तो क्या हुआ डेफिनेशन? डिजिटल मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व स्विचिंग और कीइंग। कीइंग मतलब कीइंग ऑन ऑफ, हम लोग पढ़े ना ऑन ऑफ कीइंग, ओ ओके। तो स्विचिंग, या तो स्विच करना है हाई लो क्योंकि हमारे पास डिजिटल मैसेज सिग्नल है, या फिर कीइंग द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ एनालॉग कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू इनपुट डिजिटल इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो यही हमारा काम है डिजिटल मॉड्यूलेशन में। इसमें डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों को डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ना है। तो जो फर्स्ट टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे आज वो क्या है? ASK। फुल फॉर्म क्या होता है? एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट वाला जो है इसको हम लोग BASK, बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। बी से बाइनरी मतलब एम्पलीट्यूड का जो कीइंग होगा, लेवल होगा, वो क्या होगा? 2 अरी। अभी हम लोग पढ़े थे M अरी, तो 2 अरी। जैसे अगर कोई बोलेगा MASK, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग M, तो मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में हम लोग क्या करेंगे? कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को की करेंगे या स्विच करेंगे। तो कितने लेवल्स में? तो हम लोग अगर BASK पढ़ रहे हैं मतलब M हमारा क्या है? 2 है, ठीक है। तो हमारे पास एक मैसेज सिग्नल रहता है, एक कैरियर सिग्नल रहता है, उसको हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये है मेरा मैसेज सिग्नल, ठीक है। मैसेज सिग्नल हमारा क्या होगा? डिजिटल फॉर्म में होगा, तो ये हमारा मैसेज सिग्नल है। अभी हम लोग लाइन कोडिंग फॉर्मेट पढ़े थे, तो सोचना है कि ये कौन सा मैसेज सिग्नल है, कौन से फॉर्मेट में। पोलैरिटी नेगेटिव में नहीं जा रहा है, या तो ज़ीरो है, या मान लेते हैं अगर ये 1 वोल्ट है तो पॉजिटिव और ज़ीरो सिर्फ दो ही पोलैरिटी है ना, ज़ीरो और ये नेगेटिव नहीं है, और ज़ीरो पे भी रिटर्न नहीं हो रहा है। तो क्योंकि सिर्फ 0 और 1 वोल्ट है, इसका मतलब ये क्या है? यूनिपोलर। और पूरे एक बिट ड्यूरेशन में हमारा जो लाइन है वो 0 पे रिटर्न नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये है नॉट रिटर्न टू 0, ठीक है। तो ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये है 1011, मान लेते हैं ये हमारा मैसेज सिग्नल है। ये हमारा हो गया कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल एनालॉग होता है, ये हम लोग जान लिए हैं। और ये जो डॉटेड लाइन है वो डिनोट कर रहा है एक बिट ड्यूरेशन को, मतलब अगर हमारा मैसेज सिग्नल है 1011, तो ये 1 कितने ड्यूरेशन तक है, 0 कितने ड्यूरेशन तक है, तो ये शो कर रहा है। तो जब एग्जाम में बनाना है ये डायग्राम, तो ये डॉटेड लाइन मतलब ये जो ड्यूरेशन है, बिट ड्यूरेशन, वो बिल्कुल शो करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये डॉटेड लाइन नहीं शो करते और ऐसे ही बना देते हैं, तो वो गलत है। बिट ड्यूरेशन शो करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या होना चाहिए? कैरियर के एम्पलीट्यूड को हम लोग चेंज करेंगे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो मैसेज सिग्नल जब 1 है तो कैरियर क्या होगा? कैरियर एज इट इज रहेगा। जब मैसेज सिग्नल 0 है तो कैरियर 0 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हम लोग एक तरह से कर रहे हैं। तो जितने दूर में मैसेज और कैरियर को मल्टीप्लाई करना है, जब मैसेज 1 है दैट मीन्स ये फर्स्ट वाले ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में यहाँ तक मैसेज सिग्नल 1 है, इसका मतलब जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पे आएगा, ASK सिग्नल जो आएगा यहाँ पे, वो क्या होगा? कैरियर सिग्नल फर्स्ट बिट ड्यूरेशन में एज इट इज हम लोग यहाँ पे उतार देंगे इसको। तो सिग्नल कैसा दिखेगा? ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले बिट पे आएंगे तो ये 0 है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी सिग्नल 0 ही होगा, दैट मीन्स इतने ड्यूरेशन में हमको 0 मिलेगा। फिर नेक्स्ट ड्यूरेशन में आएंगे तो 1 है, दैट मीन्स कैरियर इस बिट ड्यूरेशन में जो भी कैरियर सिग्नल है वो मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, तो एज इट इज आएगा। तो कैरियर सिग्नल एज इट इज यहाँ पे हम लोग उतार देंगे, ठीक है। सिमिलर वे में नेक्स्ट सिंबल भी 1 है, तो जो भी कैरियर सिग्नल है इस ड्यूरेशन में वो मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये फिर से सेम चीज़ ही
मॉड्यूलेशन में आएगा। तो ये वाला जो सिग्नल है ये हमारा हो गया एस ए एस के, मतलब एस डिनोट सिग्नल, ए एस के मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। तो इसमें हम लोग एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल को चेंज करते हैं एम्पलीट्यूड को। तो मैसेज सिग्नल जब हमारा 1 है तो कैरियर सिग्नल ऐसा है, जब 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ ड्यूरेशन के लिए सिग्नल मिल रहा है, कुछ के लिए नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए इसको ऑन ऑफ कीइंग भी कहते हैं, ओ ओ के। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ओ के हो या बाइनरी ए एस के हो, वो बात बराबर है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में क्या है, ऑन है, इस ड्यूरेशन में ऑफ है, इसमें ऑन है, इसमें ऑन है। तो ये तो हो गया प्लॉट के हिसाब से, मतलब ग्राफ के हिसाब से। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, कैरियर सिग्नल एनालॉग है, कैरियर सिग्नल को कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ऐसे कर सकते हैं हम लोग कैरियर सिग्नल को डिनोट। तो इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डिनोट कैसे करेंगे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है ये वाला ए एस के सिग्नल, वो क्या है, कैरियर सिग्नल ही है, बस कहीं पे कैरियर सिग्नल एज इट इज है, कहीं पे नहीं है। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को कैसे लिख सकते हैं हम, एस ए एस के, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये कैरियर सिग्नल है जब हम लोग बिट 1 ट्रांसमिट कर रहे हैं, और 0 है जब बिट 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं। यही है, जब 0 ट्रांसमिट हो रहा है तो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो 0 हो जा रहा है, जब 1 ट्रांसमिट हो रहा है तो वो एज इट इज कैरियर सिग्नल है। तो मॉड्यूलेटेड जो ए एस के सिग्नल है, ए एस के सिग्नल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी वेन बिट 1 इज ट्रांसमिटिंग, 0 जब बिट 0 इज ट्रांसमिटिंग। ठीक है, तो हमारा एस ए एस के का इक्वेशन हो गया ए सी cos 2 pi fct when bit 0 bit 1 is transmitted और as के सिग्नल इज 0 when bit 0 is transmitted। तो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग अगर इसको पावर के रूप में लिखना चाहें, पावर के रूप में इसलिए लिखना चाहेंगे क्योंकि हम लोग देखेंगे सिग्नल स्पेस डायग्राम, जो हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में देखे थे ना अभी, कि किसी भी सिग्नल को बेसिस फंक्शन के रूप में लिख करके और उसके बाद उसका सिग्नल स्पेस डायग्राम बनाते हैं, तो वो हम लोगों को यहाँ पे करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर पावर के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा, हम लोग इस सिग्नल का पावर जानते हैं, किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल का पावर क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 पी एस, पी एस मतलब पावर ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ए सी इक्वल्स टू √2 पी एस। तो अभी अगर ए सी का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, पावर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो पावर के रूप में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब अभी किसी भी मॉड्यूलेशन, अभी हम लोग जो आगे फेज शिफ्ट कीइंग भी पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग को सिग्नल स्पेस डायग्राम बनाना है। तो सिग्नल स्पेस डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर बिट का जो एनर्जी होता है उसको अलग कर लेते हैं, बिट एनर्जी ई बी। ठीक है, तो पावर है, पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। तो अगर यहाँ हम लोग देखें, अगर हम लोग पावर को एनर्जी में डिनोट करना चाहें तो वो क्या होगा, ई बी बाय टी वी। ठीक है, बिट एनर्जी बाय बिट ड्यूरेशन। तो अगर सेम चीज़ को हम लोग √2 पी एस में डालेंगे तो 2 इंटू पी एस की जगह लिखेंगे ई बी बाय टी वी। क्या करना है हम लोगों को, ई बी एक जगह रखना है, √2 टी वी एक जगह रखना है। तो उस वे में अगर इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, √EB √2 बाय टी बी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ऐसा होगा जब बिट 1 ट्रांसमिट होगा और 0 होगा जब बिट 0 ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिस फंक्शन पढ़े थे, तो इस केस में इस चीज़ को हम लोग बेसिस फंक्शन मानेंगे। ठीक है, फाई 1 टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √EB फाई 1 टी।
तो अभी सिग्नल स्पेस डायग्राम अगर बनाना है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकंड वाला बिट जीरो ट्रांसमिशन के लिए तो जीरो ही है, इसलिए दूसरे बेसिस फंक्शन का ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक ही सिग्नल है। हम लोग पढ़े थे ना वहाँ कि अगर एक सिग्नल है तो एक ही बेसिस फंक्शन काफ़ी है, दो है तो हम लोग जनरली दो ले लेते हैं, लेकिन हमेशा जितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं उससे कम बेसिस फंक्शन रहने चाहिए। तो यहाँ पे एक है तो एक ही बेसिस फंक्शन लेते हैं। तो इसको अगर प्लॉट करने कोई बोलेगा तो क्या होगा, अगर ये फाइव वन टी है बेसिस फंक्शन तो उसको प्लॉट कैसे करेंगे, ये है ज़ीरो, तो प्लॉटिंग क्या होगा, फाइव वन के साथ क्या है, रूट अंडर ई बी, एनर्जी है तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे है रूट अंडर ई बी, है ना। तो ये जो मेरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। हमारा जो भी सिग्नल था उसको हम लोग पहले पावर के रूप में रिप्रेजेंट किए, पावर के रूप में करने के बाद एनर्जी पर बिट के रूप में रिप्रेजेंट किए, एनर्जी वाले चीज़ को अलग रख दिए, रूट अंडर टू बाई टी बी और कॉस टू बाई एफ सी टी को बेसिस फंक्शन मान लिए। तो ये आया, इसको प्लॉट करना बहुत ही आसान है क्योंकि ये सेकंड वाला चीज़ जीरो है, इसलिए फाइव टू का कोई चांस नहीं है, फाइव वन ही है सिर्फ। तो फाइव वन है तो फाइव वन एक बेसिस फंक्शन हो जाएगा, और फाइव वन का जो भी एम्पलीट्यूड है वो हमारे यहाँ पे वेक्टर के रूप में शो होगा। तो ए एस के का जो भी सिग्नल स्पेस डायग्राम है वो क्या है, वन डायमेंशनल है, एक ही डायमेंशन में है ना सिर्फ। तो ए एस के का सिग्नल स्पेस डायग्राम वन डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ए एस के मॉड्यूलेटर पे, मतलब ए एस के होता क्या है, करते क्या है, वो सब तो सीख गए, लेकिन बनाएंगे कैसे ए एस के मॉड्यूलेटर। अगर ए एस के सिग्नल चाहिए तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर के रूप में क्या होगा, तो क्या करना है, हम लोग देख रहे थे कि मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग कैरियर से, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। तो एक लेंगे हम लोग प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में क्या क्या जाएगा, हमारा जो भी डिजिटल मैसेज सिग्नल है वो जाएगा, मैसेज सिग्नल। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि मैसेज सिग्नल जो जाएगा इसमें वो यूनिपोलर फॉर्म में जाता है ना। मैसेज सिग्नल इधर से जाएगा, इधर से क्या जाना चाहिए, कैरियर सिग्नल। बस मैसेज और कैरियर को हम लोग प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में भेजेंगे, तब वो क्या मिल जाएगा, ये इसके सिग्नल मिल जाएगा। जो जो कि हम लोग कर रहे थे, मैसेज सिग्नल वन या जीरो रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैरियर सिग्नल अगर ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी से, मल्टीप्लाई करके अगर वन है तो हम लोगों को कैरियर सिग्नल ही मल्टीप्लाई होकर के मिल जाएगा, जीरो है तो जीरो मिल जाएगा, ये इसके सिग्नल मिल गया। अब मॉड्यूलेटर पढ़े हैं तो डी मॉड्यूलेटर भी देखना होगा, बहुत ही सिंपल है एस की, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। तो एस के डी मॉड्यूलेटर भी देखना होगा, एस के डी मॉड्यूलेटर में क्या होगा, हमारे पास एस के सिग्नल ऑलरेडी है और उसको हमको डीमॉड्यूलेट करना है। तो जो लोग एनालॉग मॉड्यूलेशन अच्छे से पढ़े थे उन लोगों को यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल जो एनालॉग डीमॉड्यूलेशन स्कीम्स जो रहते थे बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन करना है, मेरे पास क्या है, ए एस के सिग्नल है, एस ए एस के, ए एस के सिग्नल मेरे पास ऑलरेडी है, इससे हमको मैसेज सिग्नल निकालना है। तो क्या करना है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में पहले ए एस के सिग्नल और लोकल ऑसिलेटर सिग्नल देना है। लोकल ऑसिलेटर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी किससे मैच करना चाहिए, हमारे कैरियर सिग्नल से, जो भी हम लोग मॉड्यूलेशन के टाइम में यूज़ किए हैं। तो यहाँ से हम लोग दे रहे हैं कॉस टू पाई एफ सी टी, यहाँ से दे रहे हैं ए एस के सिग्नल। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई होने के बाद याद करना है कि हम लोग एल पी एफ लगाते थे, जब मॉड्यूलेट करते थे तो बी पी एफ का यूज़ करते थे, जब डीमॉड्यूलेशन करते थे तो एल पी एफ का यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम लोग एल पी एफ लगाएंगे या फिर इंटीग्रेटर, क्योंकि हम लोग ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इंटीग्रेटर भी लगा सकते हैं, जो कि इंटीग्रेटर एक्ट्स एज एल पी एफ। तो अगर कोई इंटीग्रेटर लगा दें जो कि सिर्फ जीरो से टी बी मतलब बिट ड्यूरेशन तक का ही है, तो ये यहाँ से जो भी क्वांटिटी आएगा वो यहाँ लिखाएगा, है ना। तो ये इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर एलपीएफ के ही तरह एक्ट करता है। जीरो से टीबी क्यों लिए, क्योंकि हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसका जो बिट्स है उसका ड्यूरेशन टीबी है। इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आउटपुट आता है, मान लेते हैं आर टी, इंटीग्रेट करने के बाद आया, अभी ये आर टी क्या है, अब हमको डिसाइड, हमको मैसेज सिग्नल चाहिए। अभी यहाँ पे हमारे पास एनालॉग सिग्नल नहीं है, डिजिटल है, मतलब मैसेज सिग्नल मेरा या तो वन होगा या ज़ीरो होगा। तो या तो वन होगा या ज़ीरो होगा, ये लेवल डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं अगर एक थ्रेशोल्ड लेवल हम डिसाइड किए, ये है लैम्डा, अगर एक लेवल हम डिसाइड किए ये वाला कि अच्छा इस लाइन से ऊपर होगा
तो हमारा मैसेज सिग्नल 1 था। इस लाइन से नीचे होगा तो हमारा मैसेज सिग्नल 0 था। तो ऐसा करने के लिए हमको एक थ्रेशोल्ड चाहिए, एक लाइन चाहिए जिसे कि हम थ्रेशोल्डिंग कर सके। मतलब अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले तो एक लाइन चाहिए कंपेयर करने के लिए कि इस लाइन से ऊपर गया तो 1 है, इस लाइन के नीचे गया तो 0 है। उसको कहते हैं थ्रेश होल्डिंग। थ्रेश होल्ड बोलते हैं ना, अब मेरा थ्रेश होल्ड बहुत पार हो गया है। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है तो टीचर क्या बोलता है, डोंट क्रॉस माई थ्रेश होल्ड। मतलब मेरा जो थ्रेश होल्ड लेवल है गुस्सा नहीं करने का, उसको पार मत करो, क्योंकि इस लेवल को पार करोगे तो टीचर गुस्सा हो जाएगा, है ना। जब तक इस लेवल तक है तब तक टीचर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड लेवल पार होगा तो गुस्सा आने लगेगा। मम्मी लोग का भी यही आदत होता है। तो यहाँ पे क्या है, आर टी जो मेरा सिग्नल आया, अब हमको इसको देखना होगा थ्रेशोल्ड करके कि ये आर टी इस थ्रेशोल्ड के नीचे जा रहा है या इस थ्रेशोल्ड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड करने के लिए कोई एक डिवाइस होना चाहिए, तो हम लोग लेंगे डिसीजन डिवाइस। डिसीजन डिवाइस क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि आर टी जो है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है या कम है। तो डिसीजन डिवाइस को थ्रेशोल्ड तो हमको बताना पड़ेगा ना, तब तो वो डिसाइड करेगा। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमको देना पड़ता है डिसीजन डिवाइस में। थ्रेशोल्ड वोल्टेज यहाँ पे हम लोग लैम्डा मान रहे हैं। तो क्या किए, जो भी मेरा एएस का सिग्नल था वो लिए, मल्टीप्लाई किए cos 2 पाई एफ से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी यहाँ पे सिग्नल आया उसको हम लोग इंटीग्रेटर से पास कराए। इंटीग्रेटर का काम क्या हुआ, एलपीएफ की तरह एक्ट कर रहा है इंटीग्रेटर। यहाँ पे 0 से बिट ड्यूरेशन तक ही वो इंटीग्रेट करेगा। जो भी सिग्नल आएगा उसको फिर डिसीजन डिवाइस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कंपेयर करके देखेगा कि ये जो आर टी है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा है या कम है। तो डिसीजन डिवाइस का आउटपुट क्या हो जाएगा, डिसीजन डिवाइस यहाँ हम ऊपर बना रहे हैं क्योंकि जगह नहीं था। डिसीजन डिवाइस का क्या होगा, ये बताएगा कि रिकवर्ड बिट जो है मेरा 1 होगा। कब होगा 1, इफ आर टी इज ग्रेटर देन लेमडा। मतलब ये जो आर टी सिग्नल आया है अगर वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा है तो इसका मतलब मेरा जो मैसेज बिट है जो हम लोग रिकवर कर रहे हैं वो है 1। और रिकवर बिट इक्वल्स टू 0 कब होगा, यहाँ लिख देते हैं। बिट 1 कब होगा, जब जो आर टी है वो ग्रेटर देन लैम्डा होगा। बिट 0 कब होगा, आर टी जब लेस देन लैम्डा होगा। लैम्डा क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये बहुत ही सिंपल सा था एएस के। तो एएस के का हम लोग सब चीज़ पढ़ लिए हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, उसका सिग्नल स्पेस डायग्राम और उसका जो प्लॉट होता है सिग्नल का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएस के पढ़ेंगे फेज शिफ्ट की। थैंक यू।